हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज से हम लोग CUET के लिए, ठीक है, CUET जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए जो आपका, और ये भी लीट, हम लोग लीट यानी लेटरल एंट्री की बात करेंगे। ठीक है, यानी लेटरल एंट्री में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा आव्यू। क्या रहेगा? आव्यू। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर इसका प्लूरल लिखे तो इसको बोलते हैं मैट्रिसेज। तो हम लोग मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले जान लेते हैं कि इसका यूज क्या है, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स आप इसलिए नहीं पढ़िए कि जो है आपका जो है मैट्रिक्स जो है मतलब ऐसा है कि आपको देखने को नहीं मिलता इसका यूज आखिर कहाँ होता होगा, लेकिन इसका यूज है जैसे कंप्यूटर्स में जो होता है कलर चेंज करने के लिए, रोटेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैट्रिक्स जो है आज के समय का ना सबसे पावरफुल टूल है। मैथमेटिक्स का सबसे पावरफुल टूल है मैट्रिक्स। ठीक है, आजकल जो आपका क्वांटम फिजिक्स है उसमें यूज होता है, तो मैट्रिक्स के बहुत सारे यूज है। अभी हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको बता दें थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि हाँ मैट्रिक्स का यूज है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें तो सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स अगर उस तरह से बोले तो सिंपली हम बोले तो मैट्रिक्स कुछ है नहीं, सिंपली क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स। यानी नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करना है, ऑर्डरली अरेंज करना। ऑर्डरली मतलब ऑर्डर में, एक ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना होता है। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट है एक तरह से मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, वो mn नंबर्स क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है ना, मतलब एक ऑर्डर में अरेंजमेंट जो होता है, या सीरीज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स या आव्यूह क्या होता है, ए सेट ऑफ mn नंबर्स। mn नंबर्स मान लीजिए mn संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कितने भी संख्याएं हो सकती हैं, हम यहाँ पे मानने के लिए मान लीजिए mn संख्याएं हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। और इनको कैसे अरेंज करते हैं, रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं। कैसे? रो यानी पंक्तियों में, और कैसे, कॉलम में। कॉलम मतलब स्तंभों में। तो पंक्तियों और स्तंभों में अरेंज करना ही, ठीक है, जहां पे क्या होंगे, m रोज होंगे यानी m पंक्तियां होंगी। ठीक है, और n कॉलम होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड एन m बाई n मैट्रिक्स। अगर उसमें m पंक्ति है और n कॉलम है तो ऐसे लिखते हैं, m इंटू n लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, m बाई n या m क्रॉस n भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो m बाई n मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर या क्रम, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, या क्रम क्या होता है, m बाई n इसका होगा। किसी इस मैट्रिक्स का अगर किसी आव्यूह में अगर m पंक्तियां हैं और n कॉलम है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ m बाई n। यानी m बाई n क्रम का क्या है, ये मैट्रिक्स है, या कोटि का भी कह सकते हैं, क्रम या कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो एक m बाई n मैट्रिक्स जो होता है यूजुअली कैसे लिखा जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, यूजुअली ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, a11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 से मतलब है हमारा कि पहला जो सब्सक्रिप्ट होता है इसमें नीचे वाला, वो पंक्ति को यानी रो को दिखाता है, और दूसरा जो सब्सक्रिप्ट होता है वो किसको दिखाता है, कॉलम यानी स्तंभ को दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक इन जनरल
एक जनरल फॉर्म अगर कहें मैट्रिक्स का तो कैसे होगा, तो ऐसा कुछ होगा A11 A12 A13, ठीक है। अब मान लीजिए बीच में आपका कोई जेथ रो है, ठीक है ना, हमको एक्चुअली तो पता नहीं है कितने रो हैं, ठीक है, इन जनरल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए जेवा पंक्ति है या जेथ रो, जेथ रो मतलब हो गया जेवा पंक्ति, सॉरी कॉलम है, ये पंक्ति नहीं है कॉलम है, माफ करेंगे ये कॉलम है, ठीक है। क्या है, कॉलम है। तो जेथ अगर कॉलम है, कॉलम, ठीक है, तो जेथ कॉलम है, तो ये जेथ कॉलम को ये पूरे एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे A1, क्योंकि पंक्ति क्या है, पहला है, पंक्ति आपका वही पहला है, और कॉलम क्या है, जे है। और इसी तरह से क्योंकि टोटल हम बोल रहे हैं कि m/n का मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने कितने कॉलम होंगे, कितने स्तंभ होंगे, कितने स्तंभ होंगे, n स्तंभ होंगे। तो ये 1 2 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते जेथ एक हो गया बीच में, इन जनरल कह सकते हैं इसको, और ये सबसे लास्ट वाला जो कि nth कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड रो में, क्योंकि रो आपका दूसरा हो गया तो 2 1 हो गया, ये इसको 2 2 लिखेंगे, इसको 2 3 लिखेंगे A2 3, और इसको A2 J लिखेंगे, और इसको A2 n लिखेंगे, ठीक है। बस किसको रिप्लेस किया है, 2 को, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति बदल गया है, इसमें कॉलम 1 है, इसमें कॉलम 2 है, इसमें कॉलम 3 है, इसमें कॉलम J है, इसमें कॉलम n है, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 लास्ट में मानते हैं बीच में कोई आइथ रो होगा, कौन सा रो होगा, आईवा पंक्ति, आइथ रो, ये रो है, ठीक है। तो आईवा पंक्ति होगा कोई, ये जेवा स्तंभ था और ये आईवा पंक्ति होगा कोई। तो उस आईवी पंक्ति के लिए आई डिनोट करेंगे पहले, पहला वाला जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम क्या बताएं, वो पंक्ति को। तो AI1 AI2 AI3 AIJ, बीच में क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आईवा पंक्ति है और कौन सा कॉलम है, जेवा कॉलम है। तो इन जनरल इसी तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं किसी, देखिए ये सभी जो नंबर हैं जो बीच में पड़े हुए हैं ऑब्यूह में, इनको ऑब्यूह का एंट्री या फिर एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट, कोई एलिमेंट जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंट्री इन जनरल, मतलब एक फार्मूले के रूप में AIJ से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला वही चीज वहां पे लिखा रहेगा, और यहाँ पे AIN हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे M, क्योंकि इसमें कुल पंक्तियां कितने हैं, M है, क्योंकि m/n का मैट्रिक्स है, तो ये पहला किसको रिप्रेजेंट करता है, पंक्तियों की संख्या को, नंबर ऑफ रोज। तो टोटल पंक्तियां कितनी है, m है, तो क्या होगा यहाँ पे लास्ट वाला पंक्ति m होगा, m1, 1 क्या है, कॉलम 1 है, m2 यानी कॉलम 2 में, m3 यानी कॉलम 3 में है, mj मतलब कॉलम j में है, और mn मतलब कॉलम n में है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक जनरल जो है नोटेशन होता है, या जनरली इस तरह से लिखा जा सकता है। सिंपल में अगर हम आपको बताएं, सिंपल में अगर हमको लिखना हो, सिंपल में एक ऐसे लिखना हो, तो सिंपल में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये आपका मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज हैं, ठीक है। ये हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है, -6 रियल या इमेजिनरी भी हो सकता है, यहां तक कि आई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक आव्यूह को दिखाता है, ठीक है। इसके कितने पंक्तियां, 1 2 3, तो ये ऐसे लिखा जाता है 3, ठीक है। और कितने कॉलम है, यानी कितने स्तंभ है, तो 3। तो ये 3/3 का क्या है, एक मैट्रिक्स है, और सामान्यतः मैट्रिसेज को कैपिटल लेटर से A B अथवा C इनसे डिनोट किया जाता है, और जो इनके एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से AIJ जैसे करके डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कहा जाए A22, बताइए क्या है, A22 का मतलब हो गया दूसरा पंक्ति में दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है, तो दूसरा पंक्ति ये हो गया, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग आव्यूह को समझते हैं। देखिए अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे एक आव्यूह को लिखा जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक जो है मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है कि A = मैट्रिक्स A I, मतलब ऐसे ब्रैकेट में करके AIJ
और जो जिस ऑर्डर का होगा m बाई एन तो m बाई एन ऐसे लिखा जाता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखा होगा, ठीक है ना, जो कोटि होगा या क्रम होगा नहीं लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए द नंबर्स, अब यहाँ पे क्या लिखा गया कि यही जो है जो नंबर होते हैं बीच में जो पड़े हुए होते हैं उनको एलिमेंट या फिर एंट्री कहा जाता है, ठीक है, अवयव कहा जाता है। हिंदी में बोले तो क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के वो क्या है, अवयव है। अब देखेंगे हम लोग प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार आता है वो है पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप क्या आता है, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। क्या आता है, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, एक रो हो, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। जैसे एग्जांपल के रूप में एक यहाँ पे एक आव्यूह लिखा गया है, ए इज इक्वल टू 2 4 3। तो इसमें देखिए पंक्ति बस एक ही है, ठीक है, 1 क्रॉस 1 बाई कितने का, ये ऑर्डर इसका कितना है, 1 बाई क्या लिखेंगे, कितने कॉलम है, 3, तो 1/3 का है, ठीक है। ये कितने का है, 1/4 का है। तो देखिए इन दोनों मैट्रिसेज में, इन दोनों आव्यूहों में जो आपके नंबर ऑफ रो है यानी पंक्तियों की संख्या वो केवल एक ही है। तो जब पंक्ति की संख्या केवल एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। पंक्ति आव्यूह देखिए रो एक रो की तरह है, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स, ये आपको पता ही होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ से, ठीक है, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, या कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। केवल और केवल जिसमें एक कॉलम हो, एक स्तंभ हो, ठीक है। तो जैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 होगा, इसका क्या होगा, 2/1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम क्या है, दोनों में एक ही है, एग्जाम्पल है आपके कॉलम मैट्रिक्स के। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये पूरा जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे हम डिनोट करेंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ए आई जे, ठीक है ना, जैसे सिंपल नोटेशन है, ये हो गया ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे एम बाई एन वेयर यानी जहां पर m बराबर क्या होगा, n के बराबर, m बराबर n होगा, यानी m और n बराबर होते हैं। या फिर ऐसे लिखा जाएगा सिंपली, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा ए आई जे, ठीक है, और लिखा जाएगा केवल एक लिखा जाएगा, n लिखा जाएगा तो n बाई एन, और अगर आप यहाँ m लिखते हैं तो m बाई एम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए आई जे क्या है, एक जनरल एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आई और जे का मान बदल के यहाँ पे आई कहां से कहां तक जा सकता है, ये समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे अगर सिंपल नोटेशन अगर कहें, जो पहले था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो m बाई एन का है, तो यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से, ये i का मान 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, m तक जाएगा, यानी i का मान बदल सकते हैं आप, i का मान 1 2 3 से बदल के कहां तक रख सकते हैं, m तक रख सकते हैं, ये बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और j का मान क्या है, ये पंक्तियों की संख्या को दिखाता है, तो n की तरह है, n वाला है, तो इसका मान j का मान कहां से कहां तक हो सकता है, तो 1 2 3 n तक, ठीक है ना, n तक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ए आई जे का मतलब यही है, ए आई जे को हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर पहली पंक्ति होगा तो i इज इक्वल टू 1 होगा, कॉलम अगर तीसरा होगा तो j इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं कि जो ऑर्डर है वो n बाई एन का है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। तो जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल यहाँ आपके सामने है, देखिए कितने 3 पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ भी हैं, ठीक है, यानी 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। और ये सभी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की। अब आगे देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ये सभी देखिए डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। इस डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सिंपल से आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में साफ साफ इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसे करके लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में समझना आपको कौन कौन से टाइप, उनके डेफिनेशन को समझना है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है एक्चुअली में, पहला चीज तो विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ही होगा। ठीक है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो पीछे था उसको हिंदी में वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि एक विकर्ण आव्यूह एक स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात एक वर्ग आव्यूह ही होगा। ठीक है, बशर्ते क्या है उसमें कि अगर जो मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल होता है उसके अवयवों को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी कि जीरो हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, समझिएगा। एग्जाम्पल ये है, जैसे कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम मान लीजिए 3x3 का लिखते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक अवयव होगा तो इसको लिखते हैं 2, और यहाँ पे लिखते हैं 0 0, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं -1, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 0, और यहाँ पे लिखते हैं -4। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। तो इसके सारे अवयव हैं, ठीक है ना, वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। बाकी सारे जो है इन सभी को छोड़ के वो बाकी सभी क्या है, वो जीरो है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे n by n is called a diagonal matrix if all the elements except कौन सा, those in the leading diagonal or main diagonal are zero। यानी कि एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ठीक है ना, कौन से लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सभी के सभी क्या हो, जीरो हो। तो इसको बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। और एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि वही डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे ए आई आई हो। ए आई आई का मतलब हो या ए आई जे हो, लेकिन आई बराबर जे हो। क्या हो, आई बराबर जे। यानी आई बराबर जे होने का मतलब क्या हो गया कि A11, A22, A33, A44 यही सब क्या होते हैं, यही डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, A11 बोलेंगे यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, इसको हम क्या बोलेंगे, A22 बोलेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, इसको क्या बोलेंगे, A33। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा डायगोनल एलिमेंट इसी तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको ए आई जे, जहां पे आई बराबर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं, ए आई जे, जहां पे आई बराबर क्या है, जे है। ठीक है, या ए आई आई या ए जे जे से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद यहां पे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हो गया डायगोनल वाला। अब किसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्चुअली में आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है कि कैसे लिखा हुआ आ जाए, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा आव्यूह है। जैसे क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन में दे दिया कि ऐसे लिखा हुआ है, समथिंग 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 ऐसे लिखा हुआ, आपका डेफिनेशन टाइप ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तो आप कैसे समझेंगे, ये समझना जरूरी है कि कौन सा आव्यूह ये रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसे रहेगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो पहले तो क्या हो, वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह मतलब ऐसे हो। ठीक है, ए आई जे और n बाई एन का हो या फिर m बाई एम का भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, इतना लिखा हो। और उसके बाद लिखा हो एंड वेयर, या फिर लिखा हो या एंड लिखा हो ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ये सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी प्रत्येक के लिए। फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी जब आई जे के बराबर नहीं है तो सभी आई जे के बराबर नहीं है, यानी कि जितने पॉसिबल हो सकते हैं आई बराबर जे नहीं, मतलब A12 हो सकता है, A21 हो सकता है, A31 हो सकता है,
823 हो सकता है, सारे के सारे वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए लिखा नहीं आई बराबर जे। ठीक है, क्या लिखा गया है, ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी जब आई जे के बराबर नहीं, अगर आई जे के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाते हैं, डायगोनल के एलिमेंट हो जाते हैं, नहीं A11 A22 A33 वो क्या होते हैं, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल के वो एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, तो वो 0 नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या है, 0 है। ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना, अगर आपसे अगर नोटेशन में पूछ दिया तो ऐसे नोटेशन में रहेगा, जब ये लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल यानी कि विकर्ण आव्यूह है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश स्केलर। ठीक है, हिंदी समझ रहे हैं, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है बशर्ते डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर सेम हो, यानी एक ही हो, जैसे कि डायगोनल के सभी एलिमेंट 2 2 2 2 2 हो या -3 -4 -5 हो, तो उनको हम उस डायगोनल मैट्रिक्स को यानी कि विकर्ण आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अदिश आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, यानी ये किसको सेटिस्फाई करता है, पहला स्टेटमेंट ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, किसको सेटिस्फाई करता है कि ये पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा यानी कि विकर्ण आव्यूह होगा, और दूसरा भी कह रहा एंड ए आई जे इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, यानी प्रत्येक आई बराबर जे के लिए, यानी कि सबसे A1 A11 A22 A33 सभी क्या होंगे, सेम होंगे, के बराबर होंगे। के जहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है या इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, लेकिन सेम होगा, एक ही नंबर होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, मतलब आप इसको समझेंगे कैसे। तो एक देखिए, एक 2x2 का पहले देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स कैसे होगा। पहले डायगोनल मैट्रिक्स तो आपको बता ही चुके हैं, चलिए ठीक है, तो देख ही लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स पहले क्या होगा, ये होगा। ये होगा, ये क्या है, 3x3 का कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स वो होगा यानी अदिश आव्यूह, ये होगा, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देखिए डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, 2 2 2 है। ठीक है ना, तब सेम होना चाहिए। ठीक है, या -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अगर 2x2 का कोई ले तो क्या होगा, -1 0 0 -1। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इन सभी को बोला जाता है डायगोनल सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें ये सेम हो, नंबर क्या हो, दोनों सभी डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो। ठीक, अब देखिए, तो आप स्केलर समझ गए। अब देखते हैं आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक या इकाई आव्यूह। तो अभी जो डायगोनल वाले सेम देख रहे थे ना, उसी में सेम क्या हो, वो एक 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 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल पहला तो विकर्ण आव्यूह होगा ही, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में वहां पे के बराबर क्या हो जाए, 1 रख दिया जाए, +1, -1 नहीं, +1 रख दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी यानी तत्समक या इकाई आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या लिखा गया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n क्रॉस n इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ये पूरा हो गया विकर्ण आव्यूह का मतलब, और ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। तो इस तरह से हम बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में बोलें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ होज डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी, यानी कि सभी जो विकर्ण के अवयव हैं
वो यूनिटी है यानी इकाई है, एक है, एंड ईच ऑफ होज नॉन डायगोनल, जो नहीं डायगोनल वाले नहीं एलिमेंट है, मतलब जो डायगोनल के अतिरिक्त एलिमेंट है वो सभी क्या है, इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे आगे नहीं लिखा गया इक्वल टू, आगे लिखा होगा नेक्स्ट पेज पे जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी आर यूनिट, इकाई का मतलब हो गया यूनिट से है और तत्समक का मतलब आइडेंटिटी से है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही चीज फिर देख लीजिए। मेनली इसको रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, कैसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एक आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए आई जे एन बाई एन का होगा, या फिर एम बाई एन लिखा होगा तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए एम बराबर एन। ठीक है, और दूसरा चीज, पहला चीज इसमें क्या शर्त होना चाहिए कि ये जो होगा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ये विकर्ण आव्यूह का शर्त हो गया। दूसरा शर्त ये होना चाहिए ए आई जे इज इक्वल टू वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, यानी प्रत्येक आई बराबर जे के लिए। आपके क्वेश्चन, आपके बुक में या क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो सकता है फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब भी प्रत्येक के लिए होता है, ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है, ये नोटेशन फॉर्म में है वो लिखने वाला है। ठीक है, यानी कि सारे जो विकर्ण के जो सारे अवयव हैं वो एक 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 होना चाहिए। तो जैसे अब इनको आइडेंटिटी अवयव को आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन ऑर्डर का, nth ऑर्डर का है, जैसे यहाँ पे है एन क्रॉस एन का है, ठीक है ना, सिंपली एन क्रॉस एन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको nth ऑर्डर का भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा तो आई वन से, तो फर्स्ट ऑर्डर का वन क्रॉस वन का इकाई तत्समक अवयव क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जो कि वन क्रॉस वन का है। I2 का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, I2 क्या होगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, तो 1001 होगा। ठीक है, I3 क्या होगा, यानी कि थर्ड ऑर्डर का, तो 1000100001 ये होगा। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का है, 3/3 का है, 2/2 का है, 1/1 का। I4 क्या होगा, तो 10000001000001। ठीक है ना, ये 4/4 का क्या हो गया, यानी फोर्थ ऑर्डर का क्या हो गया, एक इकाई अवयव या तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसमें जो भी वो जो विकर्ण के अवयव हैं, इन सभी में जो विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है, एक के बराबर है, जो लीडिंग है। ठीक है, इसमें कोई नहीं बन सकता, बस एक ही रहेगा। ठीक है, ये भी देखिए ये भी इकाई अवयव है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल में ये सब आएंगे ना, I2 लिख देगा, I3 लिख देगा, तो इसका क्या मतलब आप समझेंगे तभी तो काम बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखते हैं नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव क्या होता है। तो शून्य अवयव ऐसा अवयव होता है जिसके सभी अवयव, सभी एलिमेंट, वो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, m क्रॉस n इन जनरल किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे ये यहाँ पे आपका एक शून्य अवयव नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सभी क्या है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव। ठीक है, फिर अपर ट्राइंगुलर आता है। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि डायगोनल के, ठीक है ना, जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे के अगर सभी एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, ये लीडिंग डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल है, इसके नीचे के अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो ये क्या कहलाता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एक इसका शेप कैसे बन रहा है, ट्राइंगल के शेप का बन रहा है। अगर इन सभी को छोड़ दिया जाए, 0 0, ये सभी लेके, जो सभी नंबर्स लेके क्या हो जा रहे हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, अभी बता रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इधर नहीं है तो देख लेते हैं पहले अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
तो क्या होगा, सबसे पहले तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सबसे जरूरी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। यानी जब आई जे से बड़ा है, हर एक आई जब जे से बड़ा है, तो उस केस में ए आई जे यानी जो एलिमेंट होगा आपके अवयव का, वो क्या होगा, 0 होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका देखिए क्या होगा, A21 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नीचे वाला A31 होगा, ये वाला क्या होगा, A32 होगा, ठीक है ना। तो सब में देखिए क्या, आई जे से बड़ा है ना, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा, इसीलिए अगर आपको कहा जाए कि एक बिना कुछ मतलब लिखे शब्दों में, बिना शब्दों में लिखे, क्या करिए, बिना शब्दों में लिखे एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को बताइए कैसे, आप बताएंगे कि कैसे वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, ए एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है वेयर ए आई जे n क्रॉस n, यानी n बाई n का जो है मैट्रिक्स है, जो कि क्या होगा, वर्ग अवयव होगा सबसे पहला चीज, और उसके बाद ए आई जे जो होगा वो 0 होगा फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, यानी आई जब जे से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सभी जो अवयव होंगे जब भी आई जे से बड़ा होगा, वो सभी अवयव क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो इसी को बोला जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। अब देखते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लेस देन जे, ठीक है ना। तो अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को कह दिया जाए, कोई कह दे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन 0 जे, यानी कि अब क्या हो गया, आई जो होगा कम होगा, लेस देन जे होगा। तो देखिए यही, या फिर आप ऐसे शब्दों में कह सकते हैं कि मेन डायगोनल के सभी ऊपर के एलिमेंट, मेन डायगोनल ये है, तो इसके सभी ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। और देखिए एक लोअर ट्राइंगुलर ऐसे बन रहा है ना, नीचे की ओर एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पूरे मतलब अभी तक कुछ प्रकार के मैट्रिक्स हो गए, हालांकि अभी कुछ स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह जो थे वो अभी हम लोग को पढ़ना है, तो वो अभी नहीं समझ पाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब। अब हमको कुछ ऑपरेशन और कुछ चीजें और पढ़नी है। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों की समानता, ये भी आपके सिलेबस में है, टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी चीज ऐसा हम लोग पढ़ेंगे जो एकदम आपके सिलेबस में लिखा है वही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज अगर बताने की जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा में हम बता देंगे कि हाँ ये ऐसे समझेंगे तब अगला समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको अगर नहीं बताया जाएगा उसका पुराना चीज, तो आगे वाला आपको नहीं समझ में आएगा, तो उसका हम नोट से या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं देंगे, हाँ बस समझा देंगे, ठीक है ना, जिससे आपका आगे वाला समझ में आ जाए। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अवयवों की समानता क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, तो टू मैट्रिसेज, जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का है, और दूसरा बी है, उसको लिखा जाता है बी आई जे आर बाई एस का है, तो ये इक्वल कहलाएंगे। ये कब इक्वल कहलाएंगे, जब m बराबर r हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या दोनों अवयवों का समान हो। यहाँ पे वही लिखा है, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इज इन ए, सॉरी ये इन ए होगा, इन ए इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन की स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी n बराबर s होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। और तीसरा चीज, हर एक एलिमेंट ए आई जे बराबर बी आई जे, यानी पहले अवयव के सभी एलिमेंट दूसरे अवयव के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 बराबर A11 होना चाहिए, A21 बराबर A21 होना चाहिए, सॉरी बी, ये होगा बी,
माफ करेंगे, ये b होगा, यहाँ पर भी b होगा। तो a21 बराबर b21 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा गया फॉर ऑल i एंड j, और जहाँ पे i किसको, i से क्या होता है, i से मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 रखना है, और j क्या रखना है 1 2 3। यार ध्यान दीजिएगा, ये a i j इज इक्वल टू b i j लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप i यहाँ पे 1 रखेंगे और i यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर भी i1 और यहाँ पे i2 रखेंगे। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे अगर i1 रखते हैं आप, यहाँ पे अगर i1 रखते हैं और यहाँ पे j2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी i1 और j2 रखेंगे। ये देखिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है यहाँ पे आप 1 2 रख रहे हैं i का वैल्यू और यहाँ पे रख रहे हैं 4 3, तो वो नहीं सही है, ठीक है ना। इस कहने, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यह है कि i और j जब रखेंगे तो दोनों में सेम ही रखेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे। बस ये है, एक का मतलब क्या है, पहले अवयव के अवयव को दिखाएगा, बी किसको दिखाएगा, दूसरे अवयव के अवयव को दिखाएगा, ठीक है, एलिमेंट को दिखाएगा। तो एक इक्वालिटी मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे बताया जा सकता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि a i j m by n और एक b है b i j r by s का है। तो यहाँ पे m बराबर n r होना चाहिए, m बराबर r होना चाहिए, ठीक है, n बराबर s होना चाहिए। उसमें देख लीजिएगा ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। अगर m बराबर n लिखा होगा तब तो गलत होगा, ठीक है। और दूसरा चीज a i j बराबर होना चाहिए b i j, ठीक है, फॉर ऑल i एंड j। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मीन्स तभी हम कह सकते हैं, मतलब 2 3 1 एक अवयव a है और 4 3 1 और 6 2 1, तो b भी यही सारे एलिमेंट होने चाहिए करस्पॉन्डिंग। अब आपका यहाँ पे ये सवाल नहीं बनता, ये बनता है कि अगर b बराबर ऐसा कुछ लिखा हो x प्लस वाई 2 ऐसे करके, या सॉरी 3 होना चाहिए 1, ऐसे चाहे ऐसे कुछ ऐसे लिखा होगा एक्स वाई में, और कह रहा है a बराबर b है, तो आपको एक्स वाई निकालना होता है, ठीक है। तो ये सवाल करने होते हैं, ठीक है। अब हम इन सवालों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बस इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इक्वलिटी आप समझ गए हैं, बराबर करने का मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, जो यहाँ पर आएगा इसके बराबर होगा, ठीक है। ये सभी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।